हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस पर्टिकुलर लेसन में हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें एनजीटी के बारे में काफ़ी कुछ डाउट होता है, और आज हम फटाफट देखेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। और प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तीन चार फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो इट्स प्रेजेंटेड बाय मी राहुल अग्रवाल। सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज एनजीटी, बेसिक नो हाउ में हम देखेंगे। सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड बॉडी इक्विप्ड विद द नेसेसरी एक्सपर्टीज टू हैंडल इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स। ओके, सो ट्रिब्यूनल जो होता है ना, ट्रिब्यूनल बेसिकली स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं। एक पर्टिकुलर किसी भी एक्सपर्टीज के फील्ड में एडजुडिकेशन करते हैं, अपनी जुरिस्डिक्शन करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज। नाम से ही आपको पता चल रहा है, ग्रीनरी से रिलेटेड, दैट इज इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट से रिलेटेड। कोई भी समस्या आती है, कोई भी अगर अपनी पिटीशन दायर करता है या उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो एनजीटी के पास जा सकता है। एनजीटी विल सॉल्व दैट। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी या फिर स्टैट्यूटरी। सो मुझे ये 100% श्योर है कि मैं लास्ट तक अपनी लाइफ में इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कीजिए। सो वेदर इट्स स्टैट्यूटरी और वेदर इट्स स्टैच्यूटरी। ओके, सो इट्स स्टैच्यूटरी बॉडी। एंड स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने पावर्स डिराइव करते हैं, जैसे कि यूपीएससी। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से आर्टिकल में यूपीएससी आता है। सो यूपीएससी जिस भी आर्टिकल में आता है, जो आप मेरे को बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, सो इट डिराइव्स द पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनते हैं, लॉ से बनते हैं। ओके, सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 बना था, जिसके तहत एनजीटी बना। ओके, सो एनजीटी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो प्रीलिम्स में दे आस्क वेदर एनजीटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैच्यूटरी बॉडी। ओके, सो ये हमेशा ध्यान रखना, एक्ट है ये, उसके तहत एनजीटी बना। सो इट रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज। भाई जो भी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है वो पे करेगा फाइन। ओके, एंड इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्टिकल 21, सो राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। अब आर्टिकल 21 क्या है, इस बारे में डिटेल में जानने की उतनी मतलब वैसे तो ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर पॉलिटी, बट यहाँ पे मैं आर्टिकल 21 के बारे में नहीं बताऊंगा। बस आप इतना देख लीजिए कि it draws inspiration from that article 21. okay, so protection of life and personal liberty वाला जो article है, ठीक है। moving forward, so what are the powers of NGT? so the act mandates enforcement of any legal rights relating to environment. ओके, सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी लीगल राइट अगर किसी की उसका वायलेशन हो रहा है, तो उसको इन्फोर्स करना, बेसिकली उस पर्टिकुलर राइट को इन्फोर्स करना, उस लीगल राइट को इन्फोर्स करना, वो एनजीटी का काम होता है। गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर इन्वायरमेंटल की डिस्प्यूट की, बेसिकली इन्वायरमेंटल को डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है या फिर किसी इंडिविजुअल को पर्सनल कोई डैमेज हुआ है, तो उसको रिलीफ और कंपनसेशन देना, ये भी एनजीटी का काम है। पावर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। सो ये सिविल कोर्ट की तरह एक जितनी पावर होती है उतनी एनजीटी की पावर होती है, बट इट रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल में ये बेसिकली काम करता है, और जो सीआरपीसी के जो कोर्ट्स होते हैं उसके तहत ही काम नहीं करता, ठीक है। सो ये सारे जो एक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, बट मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में ही बता देता हूँ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और वाटर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। सो ऐसे जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे इंडिया में जो जितने भी एक्ट्स हैं, जो कि बेसिकली इन्वायरमेंट को बचाने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, अगर उन सारे एक्ट का वायलेशन कहीं भी हो रहा हो, तो एनजीटी उनसे रिलेटेड केसेस को हियरिंग बेसिकली वो सुनता है, और उसके ऊपर जो भी अपनी एक्सपर्टीज से निर्णय करता है, ठीक है। सो डिसीजन इज टेकन ऑन मेजॉरिटी, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, तो आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड मेंबर्स, तो जो भी उसके मेंबर्स हैं उसकी मेजॉरिटी के हिसाब से। सो एनजीटी की क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? इतने सारे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स, फलाना फलाना ढिमका हैं, एनजीटी की फिर क्या ज़रूरत थी? वैसे भी हम सुनते हैं तारीख पे तारीख और केसेस पे केसेस पड़े हैं इंडिया में। सो एक और कोर्ट बना के और केसेस बना देना,
ऐसा भी क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, तो आगे हम क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। लेकिन बेसिकली जो मेन रीजन है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं, ठीक। सो एवरी कोर्ट इज अ ट्रिब्यूनल बेसिकली बोला जाए तो, बट नॉट एवरी ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट। हर ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं होता, लेकिन हर कोर्ट ट्रिब्यूनल तो होगा ही, ठीक है। बट एक बेसिकली अब जैसे जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, अब वो सारे केसेस देखते हैं, हर चीज, ठीक है, A to Z जो भी यूनिवर्स के अंदर आता है वो हर चीज उनकी सुनवाई होती है। बट बात यह है ना कि अब एनजीटी जो है वो स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट है, ठीक है। तो दे विल डील इन द फील्ड ऑफ देयर एक्सपर्टीज। सो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल दोस इश्यूज विदाउट एनी सफिशिएंट एक्सपर्टीज। भाई अगर इस पर्टिकुलर एनजीटी में सारे इन्वायरमेंट की फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे तो वो आसानी से उस मुद्दे पे जजमेंट दे पाएंगे, है ना। तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो भी हैं उनका एक तरह से बर्डन कम करने के लिए एनजीटी की जरूरत हुई। द जुरिस्डिक्शन विल प्रोवाइड स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस। अब भाई ऑर्डिनरी कोर्ट्स में इतने भी और भी सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना। तो उनके पास इन्वायरमेंटल की से रिलेटेड अगर कोई प्लीज आती है तो फिर उसमें उनको जजमेंट देने में टाइम भी लगता है। तो एनजीटी जो है स्पीडी बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करेगा, इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करेगा, एंड इट विल गो लॉन्ग वे फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई जो हमारा इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक तरह से अप्लाई करने की जो मांग है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो ये अगर हमें सही में इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिकल अप्लाई करना है तो हमें ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत होगी जहाँ पे अगर कोई भी इन्वायरमेंट को वायलेट कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ओके क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन लोग अपने कॉरपोरेट और बेसिकली जो आजकल जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं, सो वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। उनको बस अपने रियल स्टेट, आप देख रहे होंगे कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, वहाँ बिल्डिंग बना दी गई। सो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही एनजीटी है। सो इट विल हेल्प रिमूव आर्बिट्री इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो मेंबर्स एंड स्ट्रक्चर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बल्कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि इसमें क्या मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए। सो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। सो मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20, ओके। सो ऐसा इस एक्ट में बेसिकली जो नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010, उसमें ऐसा बताया गया है कि जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स बेसिकली एक्सपर्टीज के जो भी इन्वायरमेंट की फील्ड से एक्सपर्टीज होती है वो होंगे और जुडिशियल मेंबर्स होंगे। और जो चेयरपर्सन होगा, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी, ओके। सो ही कैन इनवाइट और ही और शी कैन इनवाइट एनी पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू असिस्ट द ट्रिब्यूनल। सो ट्रिब्यूनल को असिस्ट करने के लिए वो किसी भी स्पेशलाइज्ड इमिनेंट पर्सनैलिटी को इन्वाइट कर सकते हैं किसी भी केस से पहले, ओके। सो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में, ओके एंड फिर रीजनल बेंचेस हैं। तो वेस्टर्न साइड में पुणे में रीजनल बेंच है, फिर भोपाल में सेंट्रल जोन में, फिर कोलकाता ईस्टर्न जोन में, और फिर चेन्नई दैट इज द साउथ जोन। सो ये साउथ ईस्टर्न नहीं है, करेक्ट कर लेना इसको, इट्स साउथ सदर्न जोन, ओके। सो चेन्नई जो है साउथ सदर्न जोन में। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रीजनल बेंचेस बना के ना हुआ क्या, अब जो पुणे की बेंच है वेस्टर्न जोन में, तो वो वहाँ के जो भी वेस्टर्न साइड में जितने भी स्टेट्स हैं आसपास में, गुजरात से लेके आप इधर गोवा देख लो, महाराष्ट्र देख लो, सो वहाँ के स्टेट्स के जो भी राजस्थान हो गया, तो उस पर्टिकुलर एरिया में किसी को प्रॉब्लम है तो वो बेंच वहाँ के सॉल्व करेगी, ठीक है। सो ऐसे ही करके रीजनल बांट दिया गया है। सो इट इज हैविंग जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन, ओके। और फिर उन सारी चीज़ों को एक तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रिंसिपल बेंच है जो कि न्यू दिल्ली में है, ओके। सो आपको दो चीजें करनी है, पहली आपको यूपीएससी किस आर्टिकल में ये बताना है, दूसरा आपको बताना है हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। नोटेबल जजमेंट, तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर का जो बेसिकली वहाँ पे एक वो प्रोग्राम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सो वो प्रोग्राम हो रहा था, तो यमुना फ्लड प्लेन्स बेसिकली उस पर्टिकुलर जगह पे वो हो रहा था, तो एनजीटी ने उसके अगेंस्ट ऑर्डर किया कि आप प्रोग्राम तो करा लो बट आपको
फाइन पे करना होगा। ओके, और अभी जैसे दिल्ली में भी बात आ रही थी कि जो 10 साल 15 साल से पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं उनको रोकने की बात, तो इस तरह के ऑर्डर्स कोची की बेंच ने अभी बैन किया था, केरला साइड, कोची साइड, डीजल व्हीकल्स मोर देन 10 ईयर्स फ्रॉम ऑपरेटिंग। सो इस तरह के ऑर्डर्स एनजीटी देती रहती है गवर्नमेंट्स को भी, बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उसके अगेंस्ट, जैसे कि दिल्ली में हुआ। ओके, सो 10 से 15 साल की जो पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं एनजीटी ने बैन कर दिया, बिकॉज उनको लगा कि ये रोड पे चलेंगी तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन बेसिकली फैलाएंगी। बट गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में वो गए और फिर केसेस चलते हैं। ओके, सो ये एक तरह से ड्रॉबैक भी है एनजीटी का। एनजीटी के पास बिल्कुल भी ये बाइंडिंग पावर्स नहीं है देखा जाए तो। कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक क्लियरेंस इन छत्तीसगढ़ उड़ीसा बैंड एंड इट बैंड इलीगल सैंड माइनिंग। ओके, सो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अभी कई सारे कोल ब्लॉक्स जो यूपीए गवर्नमेंट ने क्लियर किए थे, उसके बाद फिर एनजीटी ने बहुत सारे क्लियरेंस को कैंसिल किया। उनका कहना था कि ये कोल ब्लॉक्स जो है इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको भी एक तरह से उस पर्टिकुलर कोल ब्लॉक की वजह से अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ रहा था। सो जो विस्थापन बोलते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसको भी एनजीटी ने कैंसिल किया। तो ये सारे कुछ नोटेबल जजमेंट और ऑर्डर्स हैं जो आप न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे आप इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं कि जैसे कि हाँ जैसे गंगा, अब गंगा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी एनजीटी के ऑर्डर्स आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग टू क्लीन गंगा, ऐसा करके। ओके, सो इस तरह के न्यूज़पेपर में अब जब भी आप एनजीटी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। क्रिटिसिज्म भी अब होगा ही, है ना। सो कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी देखते हैं। सो नॉट हैविंग अ वाइड स्प्रेड प्रेजेंस, सो जैसा कि मैंने आपको बताया जो रीजनल प्रेजेंस है, अब भोपाल है सेंट्रल रीजन में। अब सेंट्रल रीजन में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कई सारे स्टेट्स आ जाएंगे। यूपी भी आपका सेंट्रल रीजन में ही आप बोल लोगे, नॉर्थ सेंट्रल बीच में। सो इतने बड़े रीजन में एक भोपाल बेंच, ठीक है। सो ये एक पर्टिकुलर प्रेजेंस जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ 4 रीजनल बेंच इंडिया जैसी कंट्री में सफिशिएंट नहीं है। एनजीटी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ ओवर स्टेपिंग इट्स जुरिडिक्शन। अब जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके, सो ये जो मिनिस्ट्री है कई बार इसने एक्यूज किया एनजीटी को कि ये अपना जो उसका जुरिडिक्शन है उसके उसके मतलब उसको ओवरस्टेप करके डिसीजन लेती है। सो ऐसे मामलों में भी एक्शन ले जाती हैं जो कि उसके एक्ट में उसको एम्पावर नहीं किया गया है। सो ये एक क्रिटिसिज्म होता है। सम आर्ग्यू एक्सपर्टीज ऑफ मेंबर्स, कि भाई जो मेंबर्स हैं, अब कोई मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ वाटर रिलेटेड मैटर्स में उसको जानकारी है तो वो कोल रिलेटेड मैटर में कैसे अपनी एक्सपर्टीज शो करेगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एनजीटी एंड हाई कोर्ट। सो एनजीटी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट्स में जाती हैं, तो हाई कोर्ट और एनजीटी के बीच में लेके एक तरह से उसकी जो जंग है वो लगी रहती है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। सो गवर्नमेंट के साथ अब जैसे कि डीजल वाली बात कर लो तो गवर्नमेंट कई मामले, अब वेस्टर्न घाट्स में जो मामला चल रहा था तो वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चल रही हैं कि किस एरिया को कंजर्व किया जाए, किस एरिया को नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनजीटी और फिर जो गडगिल रिपोर्ट आई थी तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं एनजीटी की इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं कम कर देती हैं। दूसरी बात कि इतने सालों से एनजीटी एक तरह से चल रहा है, डिस्पाइट द स्टेप्स टेकन, भाई 7 साल तो हो गए, देयर हैज बीन लिटिल चेंज इन पॉल्यूशन लेवल्स। पॉल्यूशन लेवल्स में चेंज उतना है नहीं। केस के जो बैकलॉग हैं वो बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन बैकलॉग को कम करने के लिए एनजीटी लाया था यहाँ भी वही हो रहा है। एंड एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़, जिसको ग्रीन मैन के नाम से भी एक ग्रीन नोबेल मिला था 3 साल पहले, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर। सो उन्होंने भी एनजीटी को क्रिटिसाइज किया था इन्हीं सारे मुद्दों पे लेके। ओके, सो गाइस, NGT and what are the powers of NGT and what are the structure members, criticism, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और इससे ज़्यादा और डीप में, बिकॉज इस पर्टिकुलर लेसन में अगर आप 1-2 बार और देखोगे तो यू विल हैव सफिशिएंट पॉइंट्स। आप उसको आराम से मेंस के आर्टिकल के हिसाब से भी, मेंस में भी आप आंसर लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड इसकी तैयारी करनी है तो अगर आपको एनजीटी का स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये सारी चीज़ें आपको पता है, उनके पावर्स पता है, तो आप आराम से एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, एजुकेटेड गेस यू कैन हैव। ओके, सो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। सो प्रीलिम्स में एक तो आंसर मार्क करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है एलिमिनेशन टेक्निक। ओके, सो मैं कोशिश करूंगा कभी इसके ऊपर भी लेसन बनाने का। ओके, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये कैसा लगा एनजीटी का ये एनालिसिस।
और जो आपको मैंने बोला है यूपीएससी और चेयरपर्सन वो आप कमेंट करके बताइए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे।